नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के जिस प्रकरण पर आज हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है उपसर्ग। ये उपसर्ग प्रकरण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है हिंदी व्याकरण का, जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, उपसर्ग पढ़ने से पहले उपसर्ग में से प्रश्न किस तरह के आते हैं ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जहाँ से उपसर्ग में से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहली प्रकार का जो प्रश्न पूछा जाता है वो परिभाषा से प्रश्न पूछा जाता है। इसका परिभाषा, तो हमें उपसर्ग की परिभाषा को जानना जरूरी है। परिभाषा में उपसर्ग क्या होते हैं हम अभी चर्चा करेंगे। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहा जाता है, यानी कि जो शब्द किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। और उपसर्ग शब्द ना होकर के शब्दांश होते हैं। तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के या किसी उपसर्ग के भी प्रारंभ में लगकर वो उसका अर्थ बदल देते हैं। और ये अर्थ बदलने का जो सिस्टम है वो कितने प्रकार से वो अर्थ बदलते हैं वो चीज़ पे भी हम आज चर्चा करेंगे। तो एक तो परिभाषा का प्रश्न आएगा, तो हमें उसके लिए परिभाषा को जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा प्रश्न आता है उपसर्ग की पहचान का। पहचान के प्रश्न में वो ये देखते हैं कि इस वाले शब्द में कौन सा उपसर्ग है। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ, ऐसे आएगा कि अन उपसर्ग है। अन उपसर्ग है या कौन से शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जैसे वो चार शब्द आपके सामने देगा। पहला है अनुसंधान, दूसरा शब्द है अनुभव, तीसरा शब्द है अनुकूल और चौथा ऑप्शन है या शब्द है अनुचित। इस प्रकार का वो प्रश्न पूछेगा। तो अब हमें ये अन उपसर्ग क्या है, कौन कौन से शब्दों में किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है, ये संस्कृत का उपसर्ग है या हिंदी का उपसर्ग है या अव्यय है या विदेशी भाषा का उपसर्ग है, इन चीज़ों की जानकारी ज़रूरी है। तो ज़रा हम देखें कि अन उपसर्ग कौन से शब्द में, कौन से विकल्प में है। आप इन सारे शब्दों को देखें, यहाँ भी आपको अनु दिख रहा है, ऐसे आगे स्टार्टिंग में अनुसंधान, यहाँ भी अनु जैसा दिख रहा है अनुभव, यहाँ अनुकूल दिख रहा है, यहाँ भी अनु दिख रहा है। एक बार शब्द को देखने में ऐसा लगता है कि सब में अनु उपसर्ग है। क्या अनु उपसर्ग, क्योंकि ये भी अनु भी संस्कृत का एक उपसर्ग है। अब हमें ये पहचानना है कि अनु उपसर्ग किसी शब्द में है या नहीं है। हाँ, इनमें से किसी एक विकल्प में अनु उपसर्ग है। जब तक आप इन शब्दों को तोड़ना या उपसर्ग की जानकारी और मूल शब्दों की जानकारी आपको अगर नहीं होगी तो आपको पहचान में दिक्कत हो सकती है। जरा देखें, यहां पर अनु प्लस संधान शब्द बनेगा, अनु प्लस संधान। यहां पर अनु प्लस भव शब्द बनेगा, यहां पर अनु प्लस कूल शब्द बनेगा। और देखिए, ये शब्द थोड़ा अजीब है, अनुचित। यहां आपको थोड़ा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अनु के बाद में चित भी शब्द देखने को मिलता है, लेकिन चित जो शब्द है वो इस तरह का चित ना हो करके ये शब्द निकलता है चित, इस तरह का, ठीक है, या चिद भी हो सकता है ये इस तरह का, लेकिन यहां तो चित शब्द है, ठीक है। चित्त शब्द भी होता है, जैसे कुश्ती जब लड़ते हैं तो किसी को परास्त कर देते हैं तो चित्त, लेकिन यहां चित शब्द है, इसका मतलब यहां कुछ और शब्द निकल रहा है। उसको जरा हम देखेंगे तो पता चलेगा कि यहां अन उपसर्ग के बाद में इसमें कौन सी मात्रा लग रही है। जरा देखें आप, ऊ की मात्रा लग रही है, छोटे वाले ऊ की, वो निकालेंगे एक बार तो देखें क्या उचित बन रहा है क्या शब्द। बिल्कुल, ये शब्द उचित बन रहा है, अन प्लस उचित। इसका मतलब आपका विकल्प क्या रहेगा, अनुचित। देखने में लगता है अनु उपसर्ग है, लेकिन यह अनु उपसर्ग ना हो करके अन उपसर्ग होता है, ठीक है। अन का मतलब होता है नहीं, यानी जो उचित नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह का शब्द आएगा। अब देखिए, एक और शब्द अपन देखते हैं, इसका प्रश्न इसी का, अन उपसर्ग नहीं है। कौन से विकल्प में अन उपसर्ग नहीं है, कौन से विकल्प में अन उपसर्ग नहीं है। देखिए, चार विकल्प लिख रहे हैं हम आपके सामने। पहला है अनासक्त, दूसरा विकल्प है अनावृत,
तीसरा विकल्प है अनूदित और चौथा विकल्प है अन्वेषण। देखिए, अब आप देखें, सारे विकल्पों में से हमें छांटना है कि अन उपसर्ग कौन से विकल्प में नहीं है। यहां हम देखेंगे अनासक्त, अना कोई उपसर्ग नहीं है। जब हम उपसर्ग पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी हो जाएगी, या जानकारी आपको रखनी चाहिए कि कौन कौन से शब्द जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं, यानी कौन सा शब्द उपसर्ग है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ अना और सक्त, देखिए यहां से इसको यहां से तोड़ेंगे हम, तो अन प्लस आसक्त शब्द निकलेगा। इसका मतलब यह है कि यह आसक्त शब्द तो सही है और यहां पर अन उपसर्ग लगा हुआ है, हालांकि इसमें आ उपसर्ग भी है, पर क्योंकि अगर यहां से इसको तोड़ेंगे तो अना नाम से कोई ना तो शब्द है और ना ही कोई उपसर्ग है। दूसरा देखिए आप, अन प्लस आवृत, देखिए यहां अन के बाद में आ उपसर्ग भी है, यानी कि यहां पर अन भी है और इधर आ भी है, इधर अन के साथ में आ भी है। ये भी देखें आप, अनुदित वाला, अन प्लस उदित, देखें आप, और उदित में भी बनता है उत प्लस इत, यहां भी दो शब्द मिले हुए हैं, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय। ये वाला देखें आप, अन्वेषण, बहुत अच्छा शब्द है, अनु प्लस ऐषण, देखिए बहुत ही अच्छा शब्द है, परीक्षाओं में आया हुआ शब्द है। हमें एक एक शब्द को बारीकी से देखना पड़ेगा, और जब आप एक बार उपसर्गों को पढ़ लेंगे तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा परेशानी आने वाली नहीं है। अनासक्त में अनुपसर्ग है, नहीं पूछ रहा है, हम प्रश्न को ढंग से पढ़ेंगे कि वो है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में हमसे आते हुए भी सवाल गलत हो जाता है। इसके कारण नहीं वाला शब्द पूछ रहा है, यहाँ तो है, यहाँ भी अनुपसर्ग है, यहाँ भी अनुपसर्ग है, लेकिन अन्वेषण शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब हमारा विकल्प यहां भी 4 नंबर का विकल्प रहेगा। प्रश्न था अन उपसर्ग नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमें उपसर्गों के बारे में जानकारी बारीकी से, बहुत महीन स्तर की जानकारी हमें उपसर्गों के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, एक ये यानी कि उपसर्ग की पहचान का प्रश्न है जो वो आपसे पूछेगा। ठीक है, अब आप ये देखें, एक प्रश्न पूछता है आपसे, ये अगला टाइप है, कैसे पूछेगा कि उपसर्गों का, क्योंकि उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्दांशों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जब वो किसी शब्द के साथ प्रयुक्त होते हैं तो अपना अर्थ बदल देते हैं, यानी खुद का तो अर्थ होता नहीं है, उस अर्थ के साथ में कुछ नया अर्थ देने लग जाते हैं। तो हमें उन शब्दांशों का, लेकिन जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से, देखिए एक पहले मैं एक सवाल बताता हूं, आपको पता चल जाएगा आपको किस तरह का, अभाव या नहीं का अर्थ देने वाला उपसर्ग है, यानी कि कौन सा उपसर्ग ऐसा है जो क्या अर्थ देता है, अभाव या नहीं। जब हम पढ़ते हैं उपसर्ग को तो हम ये बताते हैं और हम ये जानते हैं कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं। शब्दांशों का कोई अर्थ ही नहीं होता, क्योंकि भाषा की सार्थक या अर्थ देने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, और क्योंकि शब्दांश तो शब्दों के अंश होते हैं, शब्दों से भी छोटे होते हैं, तो उनका कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे ही वर्णों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी वर्णमाला के कुछ वर्ण हैं जो अर्थ देते हैं। आपने पढ़े होंगे, जैसे जय का मतलब जन्म लेने वाला, दे का मतलब देने वाला, ये ज्ञ होता है, ज्ञ बोलते हैं जिसको, ज्ञ यानी जानने वाला। तो ये वर्णमाला के कुछ वर्ण हैं जिनका अपना खुद तो अर्थ होता नहीं, पर फिर भी ये अर्थ देते हैं। ठीक है, ये प्रत्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें जरा कि अभाव या नहीं का अर्थ देने वाला उपसर्ग कौन सा है। आपके सामने विकल्प लिख रहे हैं, एक तो है प्र, दूसरा विकल्प है आ, तीसरा विकल्प है अन, और चौथा विकल्प है अभी। अब आप देखें, हर उपसर्ग का कुछ ना कुछ अर्थ हल्का सा होता है, हालांकि वो जब नए शब्द के साथ मिलते हैं तो उस अर्थ को छोड़ भी देते हैं, चिपके हुए नहीं रहते हैं उन अर्थों से।
लेकिन फिर भी परीक्षाओं में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ अर्थ तो इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते हम, ये बात सही है, क्योंकि अगर सार्थक होते ये तो स्वतंत्र प्रयोग होता, पर फिर भी इनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, थोड़ा अर्थ देते हैं जब भी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तो अभाव या नहीं का अर्थ देने वाला उपसर्ग है इसमें अन। अभी हम जिस पर चर्चा कर चुके हैं, अनुचित और अन्वेष, ये अनुदित, अनावृत, अनासक, इन सब में अन अन उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। यहाँ उपसर्ग का इसका अर्थ है अभाव या नहीं। ये अन उपसर्ग किसी चीज के अभाव को दिखाता है। जैसे यहां पढ़ा हमने अनुचित, जो उचित नहीं है, ठीक है। यहां अनासक्त, जो आसक्त ना हो। अनावृत, जो आवृत ना हो, आवृत यानी ढका हुआ ना हो, ठीक है। यहां अनुदित, उदित, उदित का मतलब होता है जन्म लेने वाला, और अनुदित जो उदित नहीं है इसका मतलब ट्रांसलेटेड। अनुदित का मतलब होता है जैसे किसी ने मूल रचना कोई लिखी किसी भाषा में और दूसरी भाषाओं में अगर हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं या करते हैं कि हम उसका दूसरी भाषा में उसको लिखते हैं तो उसको अनुदित कहते हैं। ट्रांसलेटेड रचना होती है, वो मूल रचना नहीं होती है। अनुदित, जो उदित ना हो यानी जो जिसका जन्म नहीं हुआ हो, ट्रांसलेटेड हुई हो। अन्वेषण में अनु उपसर्ग है। इस तरह का प्रश्न आता है, ठीक है। ऐसे ही एक प्रश्न और हम चर्चा करेंगे। यहां पर प्रश्न है कि आ उपसर्ग नहीं है। कौन से शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? बहुत ही सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा बारीकी से हमको इन प्रश्नों को पढ़ना जरूरी होता है। कौन से शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? देखिए यहां पे मैं विकल्प लिख रहा हूं। विकल्प नंबर 1 आघात, विकल्प नंबर 2 आदित्य, विकल्प नंबर 3 आकार, और विकल्प नंबर 4 है आमूल। अब देखिए, आ उपसर्ग का मतलब होता है स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, पर शब्दों के प्रारंभ में आ का प्रयोग होता है। आ का मतलब होता है तक, भर या पर्यंत। अब ये कह रहा है कि आ उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है, तो हम जरा देखें। आ प्लस घात, यहां आ प्लस द्वितीय, आ प्लस कार, आ प्लस मूल। यहां तो देखने से ही पता चल रहा है कि आघात घात शब्द होता है, इधर कार शब्द होता है, इधर मूल शब्द होता है, द्वितीय कोई शब्द नहीं होता। पर हमने पढ़ा हुआ अगर नहीं है तो समस्या हो सकती है। एक बार थोड़ा सा पहचानने में तो आ रहा है, पर इस शब्द का हमें पूरा का पूरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा। यानी कि मूल शब्दों की जानकारी और उपसर्गों की जानकारी अगर आपको नहीं है, प्रत्यय, संधि, समास इनकी जानकारी नहीं है, तो समस्या हो सकती है। आप देखें, आदित्य का मतलब होता है सूर्य, और ये शब्द बना है अदिति प्लस ये देखें, इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अच्छा, इस प्रश्न की प्रकृति ऐसे भी हो सकती है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहां उपसर्ग है, यहां है, यहां है, लेकिन यहां उपसर्ग है ही नहीं, क्योंकि अदिति और यह मूल शब्द है अदिति, और उसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ना कि उपसर्ग का। आपने प्रत्यय भी पढ़े, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद लगते हैं और उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो अदिति, ये सूर्य की माता का नाम था अदिति, और ये अपत्यवाची प्रत्यय है ये यहां पर जिसका प्रयोग हुआ आदित्य, यानी अदिति का पुत्र। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न उपसर्गों में पूछे जाते हैं। एक और प्रश्न पूछा जाता है इस तरह कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग संस्कृत भाषा का है या कौन सा उपसर्ग विदेशी भाषा का है। तो यहां पर आपको संस्कृत के उपसर्गों की, हिंदी के उपसर्गों की, और कुछ अव्यय होते हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं उनकी, और विदेशी उपसर्गों की जानकारी होना आवश्यक है। अभी हम समझ गए हैं कि उपसर्ग में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अब हम जरा इसको देखते हैं, मिटाते हैं, आगे देखते हैं, पढ़ते हैं उपसर्ग की। उपसर्ग क्या होता है, किस प्रकार से उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं, किस प्रकार से इस शब्द का रूप बदलते हैं, किस किस तरीके से प्रक्रिया होती है, जरा देखते हैं। अब देखिए उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग शब्द का अर्थ समझेंगे। सबसे पहले हम उप और सर्ग दो शब्दों से मिलकर के बना है। उप का मतलब होता है बहुत सारे, अब ये भी देखो, यहां उप भी अपने आप में एक उपसर्ग है। उप प्लस सर्ग, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है उपसर्ग शब्द। यहां पर कोई संधि नहीं है, यहां पर क्या है, ये एक तरह के संयोग का उदाहरण है। कई बार हमने पढ़ाया है,
संधि में वर्ण परिवर्तन होना जरूरी है, उपसर्ग में वर्ण परिवर्तन होना जरूरी नहीं है। अब यहां पर उपसर्ग में देखिए आगे लग गया, ये कोई दिक्कत नहीं, कोई वर्ण परिवर्तन नहीं हो। इसका मतलब संयोग से भी उपसर्ग शब्द जुड़ जाते हैं, संयोग के थ्रू संधि भी उपसर्गों में होती है, हम अभी चर्चा करेंगे। पर इस उपसर्ग शब्द में उपनाम से उपसर्ग जुड़ा हुआ है, सर्ग मूल शब्द है। अब देखिए उप का मतलब तो होता है पास और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि या रचना। उस सर्ग का मतलब अध्याय भी होता है, जैसे महाकाव्यों के सर्ग होते हैं, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, बहुत सारे अर्थ होते हैं मूल शब्दों के। इन शब्दों में ये प्रयुक्त होता है। उप के भी प्रयोग शब्द होते हैं, अर्थ होते हैं, जैसे उप का मतलब पास भी होता है, उप का मतलब इसको नजदीक भी बोल सकते हैं, ठीक है। उप का मतलब होता है पास बैठना, उप का मतलब होता है सहायक, होता है ना उपनिदेशक, निदेशक के अधीन या उसका जो सहायक होता है, राष्ट्रपति का सहायक, उपराष्ट्रपति, इस तरह। तो उप का प्रयोग भी उपसर्ग के रूप में किया जाता है, ये अर्थ होते हैं। तो अब परिभाषा क्या बनेगी? हमने अभी प्रश्नों में चर्चा की कि परिभाषा का एक प्रश्न पूछा जाता है, तो हमें यहां पर उपसर्ग की परिभाषा को जानना जरूरी है। अब देखिए बन गई परिभाषा, कैसे बनी कि ऐसे शब्दांश, क्योंकि अब देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, ये एक तरह के शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं ये? शब्दांश, शब्द नहीं। देखो यहां भी संधि हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है, शब्द प्लस अंश। देखिए क्या शब्द बन रहा है इसमें? शब्द प्लस अंश, यानी ए और ए मिलकर के क्या बना रहा है? यहां आ बना रहा है। कौन सी संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि, जो कि स्वर संधि का एक भेद है, शब्दों के अंश होते हैं, ठीक है। अब परिभाषा क्या बनी कि ऐसे शब्दांश, पूछ सकता है परीक्षा में कि उपसर्ग होते हैं वर्ण, शब्दांश, शब्द या वाक्य। तो आंसर क्या रहेगा? उपसर्ग शब्दांश होते हैं, प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। तो ऐसे शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। देखिए ये अर्थ बदलना बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अर्थ किस प्रकार से बदलते हैं? बदलने का अर्थ भी तीन तरह से होता है उपसर्गों के साथ में। तो पहली परिभाषा हो गई, ऐसे शब्दांश हैं जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न परिभाषा से ऐसे ही पूछा जा सकता है कि शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्दों को कहा जाता है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कुछ भी पूछ सकता है। आंसर रहेगा, उत्तर रहेगा उपसर्ग, क्योंकि शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में अर्थ को बदल देते हैं। अब अपन जरा ये देखते हैं कि अर्थ को ये किस प्रकार से बदलते हैं, ठीक है। प्रत्यय भी शब्दांशी होते हैं। अब देखिए ये जो अर्थ बदलने का जो तरीका है वो कितने तरह से होता है। सबसे पहला तरीका है इसका मूल शब्द। ये मूल शब्द यानी कि जिसमें ये प्रयुक्त हो रहा है, कंडीशन क्या बनेगी? ये मान लो ये तो हो गया मूल शब्द, और इसके प्रारंभ में जुड़ने वाला तो क्या होगा? उपसर्ग होगा, क्योंकि हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं अभी। और इसके बाद में जुड़ने वाले को क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है, सफिक्स कहा जाता है। इनको प्रीफिक्स यानी पहले फिक्स हो जाते हैं जो प्रारंभ में। तो मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन? उपसर्ग जो होते हैं वो मूल शब्द के अर्थ में क्या ला देते हैं? विशेषता ला देते हैं, यानी कि किसी शब्द को और ज्यादा प्रभावी बना देते हैं। विशेषता लाने का मतलब यहां पे अपन इसको क्या लिख सकते हैं? मूल शब्द के अर्थ को क्या बना देते हैं?
प्रभावशाली बना देते हैं। ये भी लिख सकते हैं, विशेषता ला देते हैं या प्रभावशाली बना देते हैं। जैसे देखिए, ये एक मूल शब्द है बल, ये मूल शब्द हो गया, ये मूल शब्द है बल। इसका मतलब क्या होता है? ताकत, शक्ति, इस अर्थ में प्रयुक्त होता है, सार्थक शब्द है। अगर उपसर्ग इसके प्रारंभ में जुड़ जाएगा, जैसे प्र उपसर्ग हमने जोड़ा, अब ये भी संस्कृत का उपसर्ग है कि हिंदी का है, ये देखना जरूरी है। देखेंगे अपन, प्र उपसर्ग संस्कृत का उपसर्ग है। अब देखिए, ये इस शब्द में जुड़ करके शब्द को क्या बना देगा? प्रबल। यानी बल का मतलब तो होता है ताकत या शक्ति, लेकिन प्रबल हो गया तो ज्यादा ताकत या शक्ति, एकदम भारी हो गया शब्द। कैसा हो गया? भारी, प्रभावशाली हो गया। ऐसे ही एक दूसरा शब्द हम देखते हैं, जैसे ही देखिए, सम उपसर्ग है, शब्द है मान। हमें पता है मान का मतलब क्या होता है? इज्जत होता है, मान। अब देखिए, मान में सम उपसर्ग जुड़ गया, ये भी संस्कृत का उपसर्ग है। क्या बन जाएगा शब्द? सम्मान बन जाएगा। मान तो ठीक है, मान, किसी का मान करना, और सम्मान यानी कि और ज्यादा प्रभावशाली हो गया शब्द सम्मान। तो इसका मतलब, इसकी पहली विशेषता क्या थी कि ये मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उसको प्रभावशाली बना देते हैं। इसका दूसरी जो विशेषता है, किसकी? हम उपसर्गों के बारे में पढ़ रहे, उपसर्गों की विशेषता पढ़ रहे हम लोग। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? कि उपसर्ग मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। देखिए, यहां भी हमने अर्थ बदल देते हैं यही लिखा, तो बदलने का मतलब यहां पे क्या है? बदलने का मतलब जो अर्थ है उससे अलग अर्थ वो देने लग जाएगा। जैसे देखिए, हम ये शब्द है चार, चार एक संख्यावाची विशेषण हो गया, इसके आगे अगर हम प्र उपसर्ग जोड़ दें तो शब्द बन जाएगा प्रचार। अब देखिए, चार और प्रचार का कोई मतलब ही नहीं है, दोनों अलग चीज है। प्रचार का मतलब होता है किसी चीज को एक तरह से हाईलाइट करना, उसको प्रमोट करना, प्रचार हो गया। यहां ऐसे ही अगर ये प्र उपसर्ग हार शब्द में जुड़ेगा, हार का मतलब हारने से है, एक फूलों वाला हार भी होता है, ठीक है, उसको सिलेक्शन होने पर सभी ने हार पहनाया, तो वहां तो एक तरह से हार हो गया, वो किसी माला का अर्थ दे रहा है, और हार का मतलब हारने से भी है, क्रिया का अर्थ भी दे रहा है। यहां प्र उपसर्ग जुड़ने से ये शब्द क्या बन जाएगा? प्रहार बन जाएगा। प्रहार का मतलब होता है आक्रमण करना। क्या होता है? आक्रमण करना। इसका मतलब यह है कि यहां पर बिल्कुल नया ही हार से प्रहार बना दिया, अर्थ बदल गया, उल्टा नहीं हुआ, विपरीत अर्थ नहीं दे रहा है, बल्कि अलग ही अर्थ दे रहा है। यहां बदलने का मतलब क्या लिख लेंगे एक बार और आप? अलग अर्थ। जो अर्थ है उससे अलग अर्थ, विपरीत भी नहीं, अलग अर्थ देने लग जाता है। तीसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता देखिए, तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये मूल शब्द के अर्थ को उल्टा या विपरीत कह सकते हैं, या विलोम कह सकते हैं। देखिए, मूल शब्द के अर्थ को उल्टा कर देते हैं या विपरीत कर देते हैं या विलोम कर देते हैं, मतलब उल्टा ही कर देते हैं उस अर्थ को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जा सकता है परीक्षा में, नहीं भी पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की प्रकृति वाले सवाल भी परीक्षा में पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग करने से इस वाले मूल शब्द का अर्थ उल्टा हो जाएगा। तो वो आपको एक शब्द दे देगा, जैसे मान लो सपोज करो, जैसे मान एक शब्द दे दिया और बोलेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग हम लगाएं कि उसका अर्थ कैसा हो जाए? विपरीत हो जाएगा। अब मान में वो देगा सम उपसर्ग लगाने से विपरीत होगा क्या? सम्मान हो जाएगा। कहां होगा विपरीत? ये तो प्रभावशीलता ला रहा है। अगर मान लो वो आपको प्र उपसर्ग दे दे कि भाई प्र उपसर्ग लगाने से ये शब्द हो जाएगा क्या, देख लेते हैं हम अभी। देखिए, पहले तो सम्मान में हमने लगाया, फिर हमने प्र में लगाया,
और अगर मान लो ये दे कि इसमें अप उपसर्ग लगाएं, अब आप ये देखें कि मान में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि इसका अर्थ उल्टा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सवालों को बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा अगर बारीकी से आपने बेसिक तरीके से इनका अध्ययन किया हुआ हो तो आपको चुटकियों में आप इसके सवाल को हल कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों सीरियसली लें इन चीज़ों को। बहुत वैसे तो ब्रॉड सब्जेक्ट है हिंदी, लेकिन हमें अगर बारीकी से हम पढ़ें तो एक चुटकियों में हल होने वाले सवाल हैं ये। मान में विपरीत अर्थ कौन से उपसर्ग से आएगा? सम्मान बनेगा। क्या विपरीत अर्थ दे रहा है? नहीं दे रहा। प्रमाण, अब देखिए यहां पे संधि भी हो रही है, प्रमाण, ये अड़े वाला बन जाएगा प्रमाण। और अपमान, देखें आप, विपरीत अर्थ, मान का विपरीत कौन सा है? अपमान। इसका मतलब ऐसे आएगा, आपको ये शब्द नहीं देगा, वो केवल उपसर्ग देगा। मान में कौन सा शब्द उपसर्ग लगाएंगे कि अर्थ विपरीत हो जाएगा? सम, प्रे और अप। हो सकता है एक आध उपसर्ग और भी दे दे, वो वी उपसर्ग भी दे सकता है। विमान, देखिए नाम अर्थ ही बदल गया। विमान मतलब हवाई जहाज, एरोप्लेन या उड़ने वाली चीज विमान, ठीक है। तो आप ये देखें कि इसमें आंसर क्या रहेगा? ये अप उपसर्ग लगाने से मान का अर्थ अपमान हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमने अभी इसमें क्या समझा कि उपसर्ग क्या होते हैं, किस प्रकार से ये शब्द, ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। तो बार बार हम कह रहे हैं ये अर्थ बदलने वाली जो चीज है वो कितने तरीके से होगी? 3 तरीके से होगी। पहला तरीका कि ये मूल शब्द के अर्थ में विशेषता या प्रभावशीलता उत्पन्न कर रहे हैं, हमने देख लिया कि बल से प्रबल बन गया, मान से सम्मान बन गया। दूसरा है कि ये मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, यानी अलग अर्थ दे देते हैं। चार का प्रचार और हार का प्रहार बन गया, ठीक है, इस तरह के शब्द बना देते हैं। तीसरी इसकी विशेषता थी कि ये मूल शब्द के अर्थ को विपरीत या उल्टा बना देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये हो गई समास की एक बेसिक परिभाषा और इसका कि इसमें क्या होता है समास में, वो चीज हमने यहां पर पढ़ी है। अब देखिए दोस्तों, समास के प्रकार भी वो वैसे तो परीक्षा में पूछे नहीं है आज तक कि कितने प्रकार के होते हैं, और क्योंकि समासों के कोई प्रकार होते भी नहीं हैं, समासों के कोई, इसके क्या नाम है, उपसर्गों के कोई प्रकार होते भी नहीं है। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्गों के कोई प्रकार नहीं होते, लेकिन सुविधा की दृष्टि से उपसर्गों के प्रकारों को जानना भी हमारे लिए जरूरी है। तो देखिए उपसर्ग, क्योंकि वो परीक्षा में पहचान का जब वो प्रश्न पूछेगा, उपसर्ग का विभाजन लिख रहा हूं मैं इसको प्रकार लिखने के बजाय, कि किस तरीके से इन उपसर्गों को पढ़ा जाता है। सबसे पहला संस्कृत के उपसर्ग, पहला है संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। देखिए दूसरा है अव्यय, जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। तीसरा है हिंदी के उपसर्ग। ये अभी बेसिक ही चल रहा है आपका, उपसर्ग हमने स्टार्ट नहीं किए हैं। जनरली किताबों में या कुछ चीज़ें जो आप पढ़ते हैं उनमें उपसर्ग की परिभाषा देने के बाद में वो उपसर्ग के उदाहरण शुरू कर देते हैं कि संस्कृत के और ये। तो अब ये देखिए हिंदी के उपसर्ग, इसके बाद में विदेशी, विदेशी भाषा के कह सकते हैं या विदेशी उपसर्ग भी कह सकते हैं। अब ये देखें, थोड़ा सा इसमें समझना जरूरी है कि कौन से उपसर्ग हैं जो संस्कृत में आएंगे, कौन से उपसर्ग हैं जो अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं यानी अव्यय में आएंगे, हिंदी के उपसर्ग कौन से हैं और विदेशी भाषा के उपसर्ग कौन से हैं। देखिए कई बच्चों के सामने ये समस्या रहती है और ये समस्या वाली बात भी है कि कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा उपसर्ग क्या है। तो इसके लिए आज तक विद्वानों ने, मतभेद है वैसे विद्वानों में इस बात को लेकर के, क्योंकि ऐसा प्रश्न भी अभी तक कोई परीक्षा में पूछा नहीं गया है कि संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा गया है क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें आप पढ़ेंगे उनमें अलग तरह के उपसर्ग, एक दो उपसर्गों में थोड़ा सा डिफरेंट है। और दूसरा कि आप और मतलब कि कोई मूल किताब किसी की पढ़ेंगे, कामता प्रसाद गुरु पढ़ेंगे आप, हरदेव बहारी पढ़ेंगे, उनमें उपसर्गों की संख्या
अलग अलग उपसर्ग दिए गए हैं, फिर भी इसी तरह का कोई प्रश्न, लेकिन सामान्यतः हिंदी के और संस्कृत के इन उपसर्गों की लगभग जो संख्या है वो 22 के आसपास मानी गई है। 22 उपसर्ग वैसे, और अव्यय तो और भी 22 से भी ज़्यादा होते हैं। संस्कृत के उपसर्गों के बारे में फिर भी पूछ सकता है, पूछा नहीं है, अगर आ जाए तो हमें 22 ही करना है, पर कौन से 22? अब बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से 22 उपसर्गों को हम संस्कृत के उपसर्गों में शामिल करेंगे। देखिए कुछ उपसर्ग हम याद करने की तरीके बताते हैं आपको, कैसे कि सबसे पहले अगर अपन संस्कृत के उपसर्गों की बात हो रही है तो अति, अब देखिए अति उपसर्ग है। अब ये चीज आपको इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझनी है कि अति उपसर्ग है। अब आप देखें जी, अब कैसे छांटेंगे इस वाले उपसर्ग को। जैसे आपके सामने ऐसे शब्द देगा वो, देखिए अत्याचार, और पूछेगा कि क्या इसमें अति उपसर्ग है। अब जिन्होंने उपसर्ग की जानकारी ले रखी है, जिन्होंने ये पढ़ रखा है कि अति उपसर्ग है, वो बच्चा तुरंत देख लेगा इसमें कि यस, इसमें अति उपसर्ग निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? क्योंकि वो छांट लेगा, उसको पता है, क्योंकि उसने संधि का ज्ञान भी है। दोस्तों, उपसर्ग पढ़ने के लिए संधि का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और समास का ज्ञान भी जरूरी है। ये बता दूं मैं आपको कि शब्द संरचना पूरी हिंदी व्याकरण का जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रकरण माना जाता है वो माना जाता है शब्द संरचना, या कहें कि शब्द संरचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो देखिए संधि इसमें हम पढ़ते हैं, यानी अब हिंदी में शब्दों की संख्या तो सीमित है, मूल शब्दों की या कहें कि रूढ़ शब्दों की, लेकिन आज रोज हिंदी के दो चार शब्द बढ़ रहे हैं। 7 करोड़ से भी ज्यादा हिंदी के शब्द अब हो चुके हैं, 7.5 करोड़ के आसपास। तो कैसे बनते हैं ये शब्द हैं? वो ये शब्द बनाने की प्रक्रिया है संधि के द्वारा, दूसरा है समास के द्वारा, तीसरा है उपसर्ग के द्वारा, और चौथा तरीका है शब्द संरचना का प्रत्यय के द्वारा। ये मान लो आप कि ये नींव है हिंदी की, ये रीढ़ है हिंदी की। अगर किसी बच्चे को अगर मान लो हिंदी पे कमांड करना है तो वो एक तो मूल शब्दों की जानकारी रख ले और उसके बाद में संधि समास उपसर्ग प्रत्यय इन वाले शब्दों को पढ़ ले, तो उसको ना तो कभी विलोम शब्द में प्रॉब्लम आएगी, ना पर्यायवाची में प्रॉब्लम आएगी, ना शब्द युग्म में कभी समस्या आएगी, ना एक वाक्यांश के लिए एक शब्द में समस्या आएगी, समानार्थी शब्दों में, असमानार्थी शब्दों में, किसी में भी उसको समस्या नहीं आएगी। ये शब्द संरचना की दृष्टि से यानी संधि होती है। हमने पढ़ा है कि संधि में 2 वर्ण पास पास आते हैं, शब्द नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ण पास पास आते हैं यहाँ पर, और वर्ण पास पास आने के बाद में विकार होता है वर्णों में, बहुत इंपॉर्टेंट है। समास में संधि की प्रक्रिया प्लस संयोग की प्रक्रिया दोनों चलती है। उपसर्ग में संधि भी होती है और संयोग भी होता है। इसलिए देखो, आप समास अगर आपने पढ़े हैं तो उपसर्गों में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, या कहें कि उपसर्ग पढ़ने के बाद में अगर आप समास पढ़ेंगे तो आप संधि शब्दों को छांट लेंगे, क्योंकि परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि कौन से शब्द में संधि है और उपसर्ग भी है। इस तरह का प्रश्न भी, जैसे अत्याचार शब्द है, अति प्लस आचार, कई बच्चे इसको अचार भी कर देते हैं, ये भी लिखा आता है परीक्षा में। पर हमको जब तक मूल शब्दों की अगर जानकारी है तो हम इस चीज को बारीकी से पकड़, देखने में तो बहुत छोटा सब्जेक्ट लगता है कि उपसर्ग ही तो है, क्या है संस्कृत की, और ये पढ़ लेंगे, लेकिन जब शब्द सामने आता है तो बहुत समस्या हमें हो जाती है। अति प्लस आचार, जब ये संधि करके शब्द बनता है अत्याचार। अब यहाँ ये भी पूछ सकता है कि अत्याचार में उपसर्ग और संधि छांटे, कौन सा विकल्प सही है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले विकल्प में वो आपको संधि का नाम दे सकता है, कहेगा कि दीर्घ संधि और अति उपसर्ग। दूसरे विकल्प में वो दे सकता है कि गुण संधि प्लस, संधि दे देगा, यहां पर लिख ले नाम आप, संधि गुण संधि प्लस अति उपसर्ग। तीसरे विकल्प में दे सकता है वो आपको अयादि संधि और आ उपसर्ग। और चौथे विकल्प में दे सकता है वो आपको वृद्धि संधि और कुछ भी, अति, कोई भी दे देगा वो उसके ऊपर है कि वो अब देखिए आप वो जानना क्या चाह रहा है।
अगर शब्द की थोड़ी सी जानकारी हमें है तो एग्जामिनर कुछ भी पूछे आपसे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अत्याचार में कैसे हुई है संधि? अति प्लस आचार। देखें आप जरा, इस अति शब्द को अगर हम तोड़ते हैं तो इससे क्या शब्द बनता है? देखिए, अ तय निकाल दिया क्योंकि ये व्यंजन है, इसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है? ई। अब देखिए आचार, ये अचार नहीं है, गलत है, आचार शब्द सही है। आचार, और आचार में भी आ और चार, ये भी एक उपसर्ग है आ। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि अत्याचार में कितने उपसर्ग हैं? उपसर्गों की संख्या वाला सवाल भी परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों, आप संख्या को, जब तक उपसर्गों की जानकारी नहीं होती, आप पता ही नहीं लगा सकते कि कौन से शब्द में कितने उपसर्ग हैं। आप देखिए, ये ई शब्द इसके आने के आके आने से क्या में बदल जाएगा? यह में बदल जाएगा, हलंत यह में बदल जाएगा। यण संधि है, इको यणची। आपने पढ़ा होगा ये सूत्र, संस्कृत जिनकी अच्छी है उनको पता है इको यणची का मतलब क्या होता है। यानी कि एक शब्दों के बाद में जब अन्य कोई शब्द आता है तो वहां पर यण संधि होती है। ये यह में बदल गया। अब देखिए, यण संधि की खास बात यह कि इसमें प्रारंभिक वाला वर्ण ही बदलता है, बाद में कुछ भी नहीं बदलेगा। अब आप इसमें बाद वाले शब्दों को जैसा का तैसा लिख सकते हैं। अब देखें क्या करेंगे, ये अब इसमें ये जो शब्द बनेगा ए ते आधा, इसको यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हलंत वाला इसको ऐसे लिख सकते हैं, और आकी अगर इसमें मात्रा हम लगाएंगे ऐसे आ जाएगा, और ये आ जाएगा चार, अत्याचार। अब आप देखें कि एक तो इसमें ये अति उपसर्ग था और एक इसमें ये आ उपसर्ग है, दो उपसर्ग हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं उपसर्गों में, यही छांटने की बात है। सामान्य शब्द जब आता है तो बच्चा छांट लेता है आराम से कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, लेकिन अगर संधि शब्द आ गया तो संधि वाले शब्दों में उसको छांटने में पसीना आ जाता है, दिक्कत होती है। जैसे देखिए, अभ्यर्थी, अब इसमें पूछेगा कि कौन सा उपसर्ग है, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर उसको शब्दों की जानकारी नहीं है तो वो ए में कंफ्यूज हो सकता है, अब दे देगा वो, और हो सकता है वो अभी देगा ही अभी तो, क्योंकि इसमें अभी उपसर्ग है। तो इसमें आपको संधि की जानकारी, संधि रीढ़ है हिंदी की, बार बार अगर जिन बच्चों को हिंदी व्याकरण में बहुत अच्छी पकड़ करनी है तो मेरा एक ये आपसे आग्रह है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप संधि को जितना पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो रीढ़ है हिंदी की, वो रूट है, वो जड़ है। अगर आपने संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय को ढंग से पढ़ लिया तो मेरा दावा है कि हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे, चाहे लोकोक्ति मुहावरे हो, चाहे अशुद्धि का प्रकरण हो, चाहे कोई सा प्रकरण हो, आप उन संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ही आपकी हेल्प करेंगे। टाइम जरूर लगता है, लेंदी समझ के बच्चे इसको दूर छोड़ ही देते हैं कि नहीं 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 क्या पढ़ना, दो तो प्रश्न आएंगे भाई। संधि में से खुद में से तो प्रश्न एक या दो ही आएगा, लेकिन आपको यह नहीं पता कि उसका इफेक्ट पूरी हिंदी व्याकरण पे, जो कि पूरा का पूरा, अगर अपन रीट की परीक्षा की बात करें तो इसमें 30 प्रश्न हिंदी के आते हैं, इसमें 15 व्याकरण के प्रश्न होते हैं। अब एसआई में तो पूरी 200 नंबर की हिंदी है, 400 में से 50% सिलेबस कवर होता है एसआई की परीक्षा में। पटवार में हिंदी आती है, आरएस मेंस में हिंदी आती है। कौन सी परीक्षा है जिसमें हिंदी नहीं आती? यूपी के तो हर एग्जाम में हिंदी आती है, और यूपी के बच्चों के लिए तो जिंदगी बनाने वाला सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो हिंदी है। हिंदी में हर एग्जाम में और बहुत अच्छा वेटेज, इवन यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, कोई भी एग्जाम आप देखें, हर एग्जाम में आपको हिंदी अवश्य मिलेगा। दोस्तों, हिंदी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। जैसे गणित में से पूरे नंबर आ सकते हैं और आते हैं, उसी तरह से हिंदी में भी आप पूरे में से पूरे नंबर लाते हैं। बस जुनून की जरूरत है, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। जो बच्चे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी है, वो हिंदी को थोड़ा सा टाइम दें। टाइम थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन ये समझ लो कि एक बार जैसे आपने कैलकुलेशन मैथ की पढ़ते हैं, उसी तरह इनके नियमों को आपने अगर समझ लिया तो आपको जिंदगी में कहीं भी पीछे झांकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए हम क्या बात कर रहे थे। अभी हम यहाँ पर आपको बताएंगे सारी चीजें कि कौन कौन से संस्कृत के उपसर्ग हैं। अभी अपन केवल बहुत बेसिक जानकारी, अभी अपन उपसर्गों पे आए ही नहीं है, हमने शुरू ही नहीं किया उपसर्ग। हम अभी केवल इस शब्द के संरचना को देख रहे हैं कि उपसर्ग क्या बीमारी है, ये उपसर्ग क्या क्या कर सकता है आदमी की जिंदगी में, कैसे शब्दों को बदल सकता है। कितने सारे शब्द हैं जो उपसर्ग प्रक्रिया से बनाए गए हैं। हम पढ़ रहे थे संस्कृत के उपसर्ग, अति का उदाहरण देखा हमने, देखो कितने, एक शब्द को लेकर के हजारों सवाल बनाए जा सकते हैं।
यहां हम उत्तर की बात कर रहे थे, तो जिसको ये पता है कि इको यण ची यण संधि का उदाहरण है वो आराम से देख लेगा कि इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, कोई भी विकल्प इसमें से सही नहीं है, इसलिए वो या तो अगला विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं, और अगर इनमें कोई विकल्प है यण संधि का, अब बच्चे तो आंख बंद करके कोई सा भी विकल्प कर देते हैं, इनमें से कोई नहीं का विकल्प है तो उसमें आप कर सकते हैं कि इसमें कौन सा है, एक तो है यण संधि और उपसर्ग कौन सा है, अति उपसर्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको ये देखना है दीर्घ गुण अयादि वृद्धि कुछ भी नहीं है, जो थी संधि वो तो मैंने लिखी नहीं इसमें, इसलिए आपको बहुत बारीकी से इन शब्दों की जानकारी होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी हम पढ़ रहे थे, अब जरा थोड़ा सा ये और देख लेते हैं कि ये इनका जो विभाजन हमने देखा था, संस्कृत के 22 उपसर्ग पढ़ेंगे अपन, कौन कौन से 22 उपसर्ग हैं। जैसे आपने अगर कभी याद किया हो तो अति, यदि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, आ, उत और उद को एक ही माना गया है, कई किताबों में अलग अलग माना गया है। उप, दुर, दुस, नी, निर, निस, सम, सु, वी, प्रे, परि, प्रा, परा, ये 22 उपसर्ग हिंदी में चलते हैं, और एकाधा कोई उपसर्ग है जिसको किसी किताब में, अब देखिए एनसीईआरटी की बुक्स में इस स्व को हिंदी, इसका संस्कृत का उपसर्ग माना गया है, इस स्व को संस्कृत के उपसर्गों में गिना गया है, जबकि जो कामता प्रसाद गुरु इत्यादि अच्छे विद्वानों की जो किताबें हैं उनमें स्व को अव्यय माना गया है। अब अव्यय और संस्कृत के उपसर्ग होते क्या है, जरा इन पर हम एक बार दृष्टि डालते हैं। देखिए कि जो शब्द हमने तत्सम तद्भव पढ़े हैं, तत्सम यानी संस्कृत भाषा से आए हुए शब्दों को हम जैसा का जैसा प्रयुक्त करते हैं वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। तो ये संस्कृत के उपसर्ग सारे तत्सम शब्द हैं, और अव्यय जो प्रयुक्त होते हैं वो सारे के सारे तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तत्सम। हिंदी के उपसर्गों की जब बात आती है तो हिंदी में आए भाषा संस्कृत से ही है, लेकिन उनको क्या रूप दे दिया गया, थोड़ा सा परिवर्तन के साथ वो प्रयुक्त होते हैं, उनको तद्भव कहा गया है। देखिए एक उदाहरण देखते हैं अपन, जैसे संस्कृत का एक अव्यय है त्रि, और त्रि का मतलब होता है तीन, आपने देखा होगा त्रिभुज वगैरह, समास कौन सा है इसमें, त्रिभुज, तीन संख्या, तीन भुजाओं वाला, तो कौन सा समास है, संख्यावाची। देखें आप, द्विगु समास की विशेषता है। ठीक है, लेकिन अगर त्रिभुज की जगह क्या आ जाए, त्रिनेत्र आ जाए, तो देखिए समास ही बदल जाएगा। यहां पर समास है द्विगु क्योंकि संख्यावाची है, और त्रिनेत्र आते ही कौन सा समास बन जाएगा, बहुव्रीहि समास बन जाएगा दोस्तों। तो त्रि का मतलब, अब देखिए ये त्रि तद्भव में कैसे आया है, ती। अब देखिए तद्भव शब्द है इसका ती, अब ये उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है तिराहा। अब देखिए तिराहा में भी कौन सा, द्विगु समास है, संख्यावाची है, लेकिन अब प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है वो परीक्षा में कि ती उपसर्ग कौन सी भाषा का है, संस्कृत का या अव्यय है या हिंदी का है या विदेशी है। बस यही हम कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत ही सरल है, आप एक बार बारीकी से अगर इन चीजों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि त्रि से ही बना हुआ ती है ये। और आप देखिए जैसे ये एक का अंक, एक जो शब्द है ये तत्सम शब्द है, हिंदी में इसका क्या रूप चलता है, इक। अब देखिए ये इक प्रत्यय के रूप में भी चलता है और ये उपसर्ग के रूप में भी चलता है। उपसर्ग के रूप में ये बनाएगा जैसे इक तारा, देखिए लग गया ना उपसर्ग, इक तारा होता है ना, वाद्य यंत्र बजाते हैं जिसको, इक तारा। इक हैरा, देखिए आप, इक हरा जो गहरे बदन का होता है, पतला दुबला, उसको कहते हैं इक हरा, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि इनमें से कौन सा शब्द है जो उपसर्ग और प्रत्यय की तरह प्रयुक्त किया जाता है। तो इक शब्द जो प्रत्यय की तरह भी प्रयुक्त किया जाता है, जैसे देखिए लोक, और इसमें इक प्रत्यय आप जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लौकिक शब्द बन जाएगा। ये प्रत्यय में हम पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय है, एक संधि शब्द भी बनाता है, अंत में ऐसे जोड़ता है शब्दों के कि प्रारंभ वाले शब्द को भी इतना असर करता है। लो का लव बना दिया, ओ का औ बना दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इतिहास, देखिए आप एक शब्द इतिहास वाले में एक प्रत्यय आप जोड़ेंगे तो ऐतिहासिक कैसे ये ऐतिहासिक हो जाता है। जिन्होंने प्रत्यय की कहानी को और एक की कहानी को ढंग से पढ़ रखा है, उन छात्रों को, उन बच्चों को पता है। ठीक है, तो ये तत्सम शब्द होते हैं, हिंदी के तद्भव होते हैं, और विदेशी भाषा के उपसर्ग हैं जैसे बे, बाकायदा, बेसहारा। तो इस तरह का प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलेंगे, इन्हीं सारे उपसर्गों की एक एक शब्द पर हम चर्चा करेंगे कि संस्कृत के कौन से उपसर्ग हैं, किस तरह के उनके उदाहरण हैं, और
अव्यय के रूप में भी हम शब्दों की चर्चा करेंगे, हिंदी के उपसर्गों पर चर्चा करेंगे और विदेशी भाषा के उपसर्गों पर भी हम बिल्कुल गहराई से चिंतन करेंगे, गहराई से चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।